अब नेक्स्ट चीज जो नेक्स्ट अफोरिज्म में हनीमैन कहते हैं कि he begins a fresh line with every new circumstances mentioned by the patient or his friend so that the symptoms shall be arranged separately one below the other. He can thus act to anyone that may at first have been related in too vague a manner but subsequently more explicitly explained. ये सिंपल आपसे कह रहे हैं कि जगह छोड़ छोड़ के लिखो, जगह छोड़ छोड़ के नहीं लिखोगे। शुरुआत में वो बताता जा रहा है, जब एक तैयार आपने केस ले लिया, वापस आके कुछ पर्टिकुलर चीजों को आपने पूछना पड़ा, तो उसको लिखोगे कहां पर अगर जगह नहीं छोड़ोगे, लाइन नहीं छोड़ोगे तो जगह छोड़ छोड़ के लिखिए। अगर आप जगह छोड़ छोड़ के नहीं, पता चला आपको सारी कंप्लेंट शुरुआत में बता दी, अब आप आ रहे हो वापस पूछे, अच्छा लोकेशन पर्टिकुलर बताओ, अच्छा सेंसेशन बताओ। अब आपने एक के नीचे एक घड़ाघड़ लिख दिया होगा, तो कहां लिखोगे फिर? ऊपर नीचे हैफेजेडली वे में लिखोगे तो टोटलिटी बनाने में दिक्कत होगी, कहीं का कुछ लिखोगे। तो ये एक मैनुअल टिप है डॉक्टर हनीमैन की कि तरीके से लिखिए, स्पेस छोड़ के लिखिए, जो चीज जहां पर लिखनी है उसको वहां लिखिए, अरेंज करिए सेपरेटली उसको। अब 86 अफोरिज्म में हनीमैन क्या कहते हैं? When the narrators have finished what they would say of their own accord, अब अपनी बात कह लेन दी, जो बोलना था, जो बताना था उसको बता लेन दिया, जब तक वो बाहर नहीं जा रहा था चीजों के। अब क्या करना है? The physician then reverts to each particular symptom and elicits more precise information respecting in the following manner. अब यहां पर हनीमैन कह रहा है, एक बार उसने हर चीज कह ली, जगह भी आपने छोड़ दी, आपने हर चीज सुन ली, जो जो लिख पा रहे थे वो लिख लिया। अब जो छूट गया है या और क्या चीजें हैं जो आपको प्रिसाइसली पता करनी है, वो अब चालू होती है। अब अभी तक आपका एक पैसिव रोल था फिजिशियन का, आप बस सुन रहे थे, अब यहां से आपका एक्टिव रोल चालू होता है एज अ फिजिशियन। पहली चीज, he reads over the symptom as they were referred to him one by one and about each of them he inquires the further particulars. Example, at what period did the symptom occur? Was it previous in taking the medicine he has hitherto been using, while taking the medicine, or some days after leaving of the medicine? What kind of pain? What sensation exactly was that it occurred on the spot? Where is the precise spot? अब आप लोग ये पढ़ते हैं ना कंप्लीट सिम्टम, मैंने बताया था लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट। बोलते हैं कि कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट बोनिंग हसन ने दिया है। नो डाउट कि कंप्लीट सिम्टम कॉन्सेप्ट करके बोनिंग हसन ने बना दिया है, पर ये हनीमैन की ही बात को वो बोल रहे हैं, 86 अफोरिज्म को ही वो मेंशन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं बताई है उन्होंने। यहां हनीमैन 86 अफोरिज्म में बोल रहा है, व्हाट वाज द प्रिसाइज स्पॉट, वेयर वाज द प्रिसाइज स्पॉट। पूछ रहा है व्हाट सेंसेशन एग्जैक्टली, लोकेशन हो गई, सेंसेशन हो गई। तीसरी चीज पढ़ो, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे और नाइट एंड इन व्हाट पोजीशन ऑफ द बॉडी वाज इट वर्स्ट और सीज्ड एंटायरली। मोडालिटीज, एग्रीवेशन, एम्बेडेशन पूछ रहा है आपसे। यहां पर इन सेंटेंस के आगे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी लिख लो, और वहां पर ये भी लिख लो कि ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम was the term was coined by Dr. Boning Hassan, but it was nothing but the concept of Dr. Hahnemann himself. और ब्रैकेट में अफोरिज्म 86 लिख लेना ध्यान से। और अगर कोई वाइवा में पूछे तो उसको कॉन्सेप्ट जब पूछे अगर किसने दिया है तो बोनिंग हसन नहीं बताना, लेकिन साथ में अगर ये बता दोगे ना तो फिर इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर आपसे। अब इसके रिगार्डिंग एक अफोरिज्म और है, मैं उसको पढ़ूंगा, फिर आगे उसको एक चीज 87 तक आज हम कवर करेंगे। 87 में हनीमैन लास्ट चीज क्या कह रहा है, एंड दस, अब ये मैं आपको एकदम इंट्रोडक्शन है, 82 से 87 तक आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन, क्या लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, शुरुआती चीजें आपको सब बता रहा है। एंड दस द फिजिशियन ऑब्टेन्स मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। अब ये आपने 86 वाली सारी चीजें, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी ले ली, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कर ली, पर्टिकुलर डिटेल्स ले लिए, but without ever framing his question so as to suggest the answers to the patient. डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करनी है आपको। He will be misled to answer in the affirmative or negative something. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है जिसका आंसर वो हाँ या ना में दे पाए। मीठा पसंद है? हाँ, नहीं। खट्टा पसंद है? हाँ, नहीं। क्या पसंद है? मीठा पसंद है। क्या और पसंद करते हो? खट्टा पसंद करता हूं।
फर्क देख रहे हो क्वेश्चनिंग में? एक बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एक बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में पूछना, जिससे कि यस और नो में जवाब ना हो। क्योंकि जनरली पेशेंट क्या करता है, अगर जो आप चीज पहली बोलोगे उसको मैं बोल देगा हाँ ये पसंद, चाहे वो कुछ भी हो, उसको बस ये है कि इतना लंबा क्या ही पूछ रहे हैं, खत्म करो, सब खा लेते हैं। तो ऐसे पूछो क्वेश्चन को, गर्मी पसंद है? हाँ। सर्दी पसंद है? हाँ सर्दी पसंद है। तो आप क्या लोगे थर्मल में? दोनों लिख दोगे, एम्बी थर्मल। कौन सा मौसम आपको ज्यादा पसंद है, अब वो बताएगा गर्मी या सर्दी। कौन से मौसम में आपको ज्यादा परेशानी होती है, अब वो बताएगा गर्मी या सर्दी, या और कोई मौसम। तुम थोड़ी उससे हाँ या ना में पूछोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। यहां पर हनीमैन कह रहा है, क्योंकि ये आपका पूरा फॉल्स, आपके आंसर्स को फॉल्स बना देगा। हाफ ट्रू, नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, आइदर फ्रॉम इंडोलेंस और इन ऑर्डर टू प्लीज हिज इंटेरोगेटर। आपको प्लीज करने के लिए जो बोलोगे आप वही सच कर। From which a false picture of the disease and an unsuitable mode of treatment must result. इसी के फुटनोट में हम कहते हैं, फॉर इंस्टेंस द फिजिशियन शुड नॉट आस्क, क्या क्या नहीं पूछना चाहिए, was not this or that circumstance present, he should never be guilty of making such suggestions which tend to seduce the patient into giving a false answer and a false account of his symptoms. ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। अब अगर हम आते हैं लोकेशन और सेंसेशन पे, पर्टिकुलरली जो हमने पर्टिकुलर्स पूछने की बात करी थी, उसमें कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोग अभी सब लोग हैं ना, अब पता चला सो तो नहीं गए आधे से ज्यादा लोग। और मैं 15-20 मिनट कंटिन्यू करूंगा, 15-20 मिनट कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब ये लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, पहली बात, मैं पिछली बार भी ये चीज बता चुका हूँ, थोड़ा आज और डिटेल में बताऊंगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन सी आई थी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, उस तरीके से लिखना है। रिकॉर्ड इन पेशेंट्स लैंग्वेज, पढ़ चुके हो, अभी ये पढ़ के आए। नोट द इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एक्सप्रेशन, किस इंटेंसिटी में वो कह रहा है, सॉरी किस एक्सप्रेशन के साथ वो कह रहा है, वो डिफाइन करता है इंटेंसिटी। ग्रेडिंग करते हैं हम आगे जाके एनालिसिस में पढ़ेंगे केस के, कि ये +3 में प्रेजेंट था, ये +2 में प्रेजेंट था, ये +1, ये नॉर्मल इतना नहीं प्रेजेंट था। ये ग्रेडिंग कब करोगे, जब आप एक्सप्रेशन देख के उसकी इंटेंसिटी डिफाइन कर पाओगे। अगर सर झुका के हर चीज लिखते चले जाओगे तो सब एक ग्रेड में है, कोई ग्रेडिंग नहीं है। लिसन फ्रॉम योर आईज, आंखों से सुनो और कानों से देखो। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज पैथोलॉजी एंड मेडिसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मत समझिएगा कि हम तो होम्योपैथ, हमें डायग्नोसिस नहीं करनी है। ये नहीं करोगे तो आज के जमाने का जो पेशेंट है ना, वो रहेगा नहीं ज्यादातर आपके पास। अगर आपने उसकी डिजीज के बारे में 4 क्वेश्चन वो आपसे करेगा, क्योंकि वो तो गूगलाइटिस करके आता है, उसको सब पता है अपनी बीमारी के बारे में, और 4 चीजें एक्स्ट्रा आपके साथ, आपसे ज्यादा जानेगा वो। इतना परेशान है वो अपनी बीमारी। खासकर कोई हाइपोकॉन्ड्रियाक टाइप का पेशेंट हुआ तो सर खा लेगा आपका पूछ पूछ के। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लोकेशन के बारे में, आस्क द पेशेंट टू लोकेट हिज कंप्लेंट बाय हिज हैंड्स और फिंगर्स। उंगली लग के बताइए कहां दर्द है, हाथ रख के बताइए कहां दर्द है, प्रिसाइज स्पॉट जानो। हनीमैन क्या कहता है वहां पर अफोरिज्म में, प्रिसाइज स्पॉट। दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमेन। अरे पेट क्या इतना सा है, इतना सा है पेट। अब वो लिवर रीजन में दर्द हो रहा है, पीछे बैक में किडनी रीजन में दर्द हो रहा है, स्प्लीन रीजन में दर्द हो रहा है, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्या अलग अलग दवाइयां नहीं होती हैं इसमें? अब तुमने बोला हाँ पेशेंट, अच्छा ठीक है, दर्द हो रहा है, अच्छा एब्डोमेन, होल एब्डोमेन लिख के खत्म। गैस बनती है सर, गुड़गुड़ होता है सर, दर्द होता है सर। तो लोकेशन पूछो, कहां से कहां तक दर्द जाता है, कब जाता है, ये सारी पर्टिकुलर्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पूछोगे तो वही थेरेप्यूटिक दे जाओगे, प्रिसाइज मिनिमम पे नहीं पहुंच पाओगे। The location of symptom as a rule is readily determined. It suggests a certain group of remedies. वही जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Sensation, these are called the best evidence of disease and therefore
Any abnormal sensation, particularly of each complaint, must be noted. कोई भी abnormal sensation हर एक complaint के बारे में जरूर notice करिए, और क्योंकि sensation के regarding patients थोड़े कम जानते हैं, तो उनको थोड़ा ऑप्शन दीजिए, एजुकेट करिए कि पल्सेटिंग टाइप का है, बर्निंग टाइप का है, स्विचिंग टाइप का है, प्रिकिंग टाइप का है, स्टिंगिंग टाइप का है, किस प्रकार का है, थोड़े ऑप्शंस देके देखिए। तो हो सकता है पेशेंट का दिमाग खनके और वो बता पाए, अच्छा हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं हुई, पहले आप पूछिए उससे। अगर वो नहीं बता पा रहा है, क्योंकि हर कोई उतना एजुकेटेड नहीं होता है, तो आप ये ऑप्शन देंगे तो शायद उसका दिमाग खटकेगा। और किसी लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के पेशेंट से, या फिर एनी वन हु इज नॉट सो फ्लुएंट विद इंग्लिश, उससे आप ये मत पूछना कि आए आपके पास डॉक्टर साहब, बोले वो तो एक आई है, अम्मा आई है आपके पास, वो बोली है बिराए पड़ा है एकदम पेट में। अब आप पूछने बैठे हो इज इट स्टिचिंग टाइप, बर्निंग टाइप और प्रिकिंग टाइप, तो वो हंस के चली जाएगी, आपको नहीं दिखाएगी। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग करना है। इसीलिए आपको जो लोकल लैंग्वेज आपकी सिटी की है उसका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पेशेंट से आप बोलते तो अपनी लैंग्वेज में बताओ, पर आपको ही वो लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप कैसे समझोगे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडालिटीज, एग्रेवेशन एंड एम्बुलेशन। द मॉडिफाइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर आर नोन एज मोडालिटीज। आप सबको पता है एग्रेवेशंस एम्बुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या आज नोट करके रख लो, ये भी डॉक्टर बोनिंग हसन कहते हैं, नोट करके रख लो इसको। The time of day, emotional circumstances, climatic factors, particular position, relation with meals, etc. are of prime importance. कौन से समय दिन के, क्या कुछ इमोशनल सर्कमस्टांस होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हंसे, बहुत ज्यादा रोए। क्लाइमेटिक फैक्टर, सर्दी गर्मी, ये क्या है। कोई पर्टिकुलर पोजीशन में, किसी रिलेशन विद मील्स, खाने के बाद, खाने के पहले, खाने के दौरान, ये पर्टिकुलर चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मोडालिटीज के रिगार्डिंग। Educate the patient about modalities by giving choices. Persuade to suffer the complete course of the trouble without taking any palliatives. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट से बोल दो अगर जो चीज आपको एग्रेवेट कर रही है जब किसी वजह से, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट उस समय ना ले। पता चला पेशेंट को जब भी दर्द हुआ किसी दौरान पर्टिकुलर टाइम बहुत ज्यादा, उसने पेन किलर खा ली, और आपके पास जब आ रहा है तो वो बोल रहा है बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो पेन किलर खा ली, उसको दर्द ही नहीं हुआ। तो ये पैलिएटिव लेके आपका भी ट्रीटमेंट हैम्पर करेगा, वो अपनी परेशानी को भी दबा देगा, सप्रेस कर देगा। तो उससे बोलिए कि नेचुरल वेज ऑफ कम्बैटिंग दैट वो ट्राई करे, सिकाई करके ट्राई करे, इन सब चीजों से ट्राई करे। लेकिन पैलिएटिव ट्रीटमेंट कोई ना ले कि एकदम दवाई खा ली, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया। और हो बोल दो उससे कि अगर आपको कोई ऐसी परेशानी हो, ज्यादा हो, तो मेरे को बताइए, मैं एक SOS दे दूंगा आपको, लेकिन आप कुछ उल्टा सीधा खाइए मत इसके लिए। A modality common to the chief complainant and concomitant may often give the clear indication of the remedy. डॉक्टर एजे रॉबर्ट कहते हैं कि अगर कोई मोडालिटी है जो कि चीफ कंप्लेंट या कंकॉमिटेंट की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, आपके लिए, और खासकर कभी कभार वही आपको रेमेडी प्रोवाइड करती है। कॉन्ट्रडिक्टरी मोडालिटी। कॉन्ट्रडिक्टरी मोडालिटी किसको कहते हैं, आपको पता है? कोई बताएगा कि एग्रेवेशन एम्बुलेशन हो गया मोडालिटी, अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी मोडालिटी और साइकोलॉजिकल मोडालिटी क्या होती है, कोई बताएगा आप में से? कॉन्ट्रडिक्टरी मोडालिटी हम उस मोडालिटी को कहते हैं जो कि एज अ होल पेशेंट की कुछ और है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ और है। एज अ होल मुझे सर्दी से बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर मेरे यहां दर्द हो रहा है तो मुझे ठंडे पानी में रख के आराम मिल रहा है, ठंडी सिकाई करके, बर्फ की सिकाई करके आराम मिल रहा है। एज अ होल मुझे गर्मी से दिक्कत है, एज अ होल मेरी बॉडी में गर्माहट, बर्निंग सेंसेशन है, आर्सेनिक वाला हाल, लेकिन गर्म पे आराम मिल रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी मोडालिटी। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को। साइकोलॉजिकल मोडालिटी वही किसी साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से जो एग्रेवेट एम्बुलेट हो रहा है, उसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल मोडालिटी। अब आती है बात कंकॉमिटेंट की। व्हाट सिम्टम्स प्रीसीड, अकंपनी और फॉलो द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। सिंपल क्वेश्चन। इस परेशानी के पहले, इस परेशानी के दौरान, इस परेशानी के बाद में कोई और दिक्कत होती है? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछना है। होती है तो उसको देखो कि वो उस परेशानी से रिलेटेड है या एकदम अनरिलेटेड है फिजियोलॉजिकली। अगर एकदम अनरिलेटेड है
तो कंकॉमिटेंट है, नोट डाउन कर लो, प्रिस्क्रिप्शन में बहुत काम आएगा। अब इसी का जो हनीमैन कहता है कि मोड ऑफ कब से चालू हुआ था, उसी एफोरिज्म में जो मोड ऑफ ऑनसेट की बात होती है, कॉज की बात होती है, जब आप एचओपीसी पूछोगे उसके बाद पेशेंट से, most probable exciting cause and most significant point in the whole history of the case chronic disease के लिए कि cause जानना, mode of onset जानना, धीमे धीमे बढ़ रहा है कि एकदम फास्ट बढ़ रहा है। यहां पर भी दवाई डिफरेंशिएट होती है, रैपिड एक्शन वाली कौन सी दवाइयां और स्लो इंसीडियस एक्शन वाली कौन सी दवाइयां। Here the moment of development of start of the disease as what was the situation, season time, psychic factors। अब इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। साइकिक फैक्टर्स क्या क्या है एलिमेंट्स फ्रॉम में? ग्रीफ, कोई फाइनेंशियल लॉस है, उसके बाद से दिक्कत चालू हो गई। एक्सेसिव जॉय, अब एलन की नोट्स है ना, कॉफी या क्रूडा खोलो एक बार, कोई भी कॉफी या क्रूडा खोलो एक बार। यस सर। इसमें देखो एलिमेंट्स फ्रॉम करके लिखा होगा, उसमें क्या लिखा है? Ailments, the bad effects of sudden emotions or pleasurable surprises. सडन इमोशन और प्लेजरेबल सरप्राइजेस, खुशी देने वाली चीजें, प्लेजरेबल सरप्राइजेस, उससे इसकी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। एक्सेसिव जॉय, कुछ चीजें एकदम खुशी हुई, सडन इमोशन आया एकदम खुशी का, उससे दिक्कतें चालू हो गई। कॉफी या क्रूडा, यहां पर आपको ये चीज नहीं नोट करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि कॉफी या क्रूडा है? फियर, शॉक, आप इतनी रेमेडी पढ़ते हो एलिमेंट्स फ्रॉम फियर में, इतनी पढ़ा चुका हूं आपको, ग्रीफ से भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए एग्जांपल नहीं मेंशन कर रहा हूं। इग्निशिया हो गई, नैटरम्योर अभी रिसेंटली हमने पढ़ी, ग्रीफ इतना बड़ा कॉज था उसका। इंसल्ट, शेम और डिसअपॉइंटमेंट, स्टैफिस ग्रिया, लव, डिसअपॉइंटेड लव से दिक्कत होना, पढ़ चुके हैं, कैलकेरिया फर्स्ट भी होती है, अभी हम पढ़ेंगे भी। होम सिकनेस, अभी होम सिकनेस से कैसे दिक्कत है? कैप्सिकम खोलो, जो भी अभी एलन की नोट्स खोला था, कैप्सिकम खोलना, पहले ही पन्ने पे कैप्सिकम के होम सिकनेस से एक सिम्टम चालू होगा, उसको पढ़ो। Homesickness of the indolent melancholic with red cheeks and sleeplessness. अब ये होम सिकनेस जो बात कर रहा है, ये होम सिकनेस अब कोई लड़की है जो कि इस इंडोलेंट कैरेक्टर की है, मेलैंकोलिक कैरेक्टर की है, वो घर से अपने कॉलेज में हॉस्टल में रहने गई और जब से हॉस्टल में आई है कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है, और वो फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, घर की याद आना, हॉस्टल का खाना नहीं पसंद आना, कुछ लोगों को कुछ समय तक होता है, परेशान होते हैं, फिर अडेप्ट कर जाते हैं। 1.5 साल हो गया है, अभी तक अडेप्टेशन ही नहीं हो पाया है, और अभी भी वही फीलिंग है घर वाली, घर जाना है, घर से दूर आए तब से परेशानी है, इसकी याद आती है, उसकी होती है, ये चीज होती है। तो कैसे, अगर ये चीज नोट डाउन नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो कैप्सिकम सोचोगे। या और भी रेमेडीज होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड होती है, पल्सटिला, इग्निशिया, बहुत सारी रेमेडीज होम सिकनेस में। चेंज ऑफ प्लेसेस और हाउस, स्पेशली इन फीमेल्स, ये खासकर ये चीजें फीमेल्स में ज्यादा, बिकॉज दे आर मोर अटैच्ड, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सच सर्कमस्टांसेस, इस वजह से ये उनमें ज्यादा दिखती है, और कोई रीजन नहीं। सिचुएशन आफ्टर एपिडेमिक डिजीज, आफ्टर वैक्सीनेशन और मास इम्यूनाइजेशन, एक बार थूजा खोलो, थूजा एलन की नोट्स में खोलो और उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन देखो, ब्रैकेट में एंटीमोनियम टार्ट और सिलिशिया भी लिखा होगा, लिखा है? यस सर, लिखा। ये अब ये चीज थूजा में आपको मिलेगी कि जब से वैक्सीनेशन कराया है दिक्कत है, एंटीमोनियम टार्ट में भी है, सिलिशिया में भी है। एनी एक्सीडेंटल इंजरी, आर्निका खोल के देखना, एलन की नोट में पढ़ना, इसमें आर्निका में ये तक लिखा है कि बहुत टाइम पहले की हुई इंजरी का आफ्टर इफेक्ट अभी तक मिलता रहेगा। सिक्यूटा वेरोसा में देखना, उसमें मिलता है। कंकशन फ्रॉम एन इंजरी, कंकशन हो गया और कन्वर्जन हो रहे हैं इंजरी से। एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर, रग स्टॉक्स पढ़ लो, अभी मैं डल का मारा, वेट, ड्राई वेट, सॉरी कोल्ड और वेट वेदर, ब्राइनिया, ये सब दवाइयां। स्टार्ट ऑफ द डिजीज इन एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, सक्सेसिव कोल्ड हीट, ये आप पढ़ते ही आए हो।
हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस, बहुत सारी रेमेडीज है, कैलकेरिया भी है उसमें से एक। जब से डिस्चार्ज किसी भी तरीके का सप्रेस हुआ है उसके बाद से दिक्कतें चालू हो गई हैं। फीमेल डिस्चार्जेस लाइक मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल। acute infection never been well since। अब ये never been well since वाले में आप एक बार कार्बोवेज खोलो और कार्बोवेज में तीसरा पैराग्राफ, शुरुआत से दूसरा या तीसरा पैराग्राफ होगा, पढ़ना एक बार उसको। सर ailments from वाला। हाँ पढ़ो एक बार क्या लिखा है। Ailments from quinine, especially suppressed intermittence, abuse of नहीं mercury, इसमें salt। एक देखना, इसमें एक होगा डिजीज वाला, लॉन्ग करके होगा डिजीज में लिखा होगा, इससे क्या बोलते हैं, डिजीज से नेवर बीन वेल सिंस करके लिखा होगा। सेकेंड पैराग्राफ शुरुआत के 1-2 4-5 पैराग्राफ में होगा, देखो मैं अपनी एलन की नोट्स यहाँ पे देखता हूँ। ये जो पैराग्राफ है ना, पर्सन्स हु, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। Persons who have never fully recovered from the exhausting effects of some previous illness, आगे और पढ़ो। asthma dates from measles or pertussis of childhood, अब indigestion। यही सारी चीजें हैं कि पुराना अस्थमा, पुराना पर्ट्यूसिस, ये सब चीजें, और कभी भी रिकवरी नहीं कर पाए किसी प्रीवियस इलनेस से। अब ये सब आपको ऑर्गेनॉन में सिखाया जाता है। अगर आप ऑर्गेनॉन में ये चीज नहीं सीखोगे तो आप मटीरिया में ये चीज नहीं पढ़ोगे, और पढ़ोगे भी तो केस टेकिंग के दौरान उसको पूछोगे नहीं तो ढूंढोगे नहीं, मिलेगी नहीं। इसीलिए बोला जाता है, जब ऑर्गेनॉन की शुरुआत में मैंने बताया था ना कि इफ मटीरिया मेडिका इज अ हॉर्स देन ऑर्गेनॉन इज इट्स रेन, वही डायरेक्शन देती है इस मटीरिया मेडिका को। अब अच्छा, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट पॉइंट के बारे में बताओ, कोई तुम लोग बताओ, ट्रांजिशनल इवेंट्स ऑफ लाइफ। ये लास्ट पॉइंट आज हमारे लेक्चर का भी होगा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे अफोरिज्म 87 तक। और ये ट्रांजिशनल इवेंट्स ऑफ लाइफ के बारे में खुल के आंसर करो थोड़ा, ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट से। कोई भी बोलो, गलत ही बोलो, ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। नॉर्मल एक सेंटेंस है, ट्रांजिशनल इवेंट ऑफ लाइफ या इन लाइफ, इससे क्या आप समझते हो? खासकर फीमेल्स में। सर कोई चेंजेस इन लाइफ, जैसे कि अगर कोई फीमेल है वो मतलब कि शादी हो गई तो चेंजमेंट आया ना सर लाइफ में। हाँ एकदम सही, शादी होना, उसके बाद चेंजेस आना, या फिर और क्या हो सकता है, मेनार्क के बाद चेंजेस आना, मेंसेस जब स्टार्ट होते हैं, या फिर मेनोपॉज के बाद चेंजेस आना। तब से, जब से मेनोपॉज हुआ है दिक्कत है, जब से मेनार्क हुआ है दिक्कत है, जब से शादी हुई है उसके बाद से दिक्कतें बनी हुई हैं। ये होते हैं ट्रांजिशनल इवेंट्स ऑफ लाइफ। एक बार पल्सिटिला खोलो और पल्सिटिला में पढ़ो, शुरुआत की दूसरा पैराग्राफ है आई थिंक, एक बार रीड करो उसको लाउडली। हाँ ये पढ़ो तुम, द फर्स्ट सीरियस इंपेयरमेंट वाली बात पढ़ो, जो चौथा पैराग्राफ है आई थिंक, चौथा या पांचवा। The first serious impairment of health is referred to pubertic age, have never been well since, anemia, chlorosis, bronchitis, phthisis। अब प्यूबर्टी के दौरान जो दिक्कतें आई, तब से एनीमिया हो गई, phthisis तो कुछ भी हो, नेवर बीन वेल सिंस प्यूबर्टी, पल्सिटिला का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है अपने आप में। यही वो ट्रांजिशनल इवेंट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, इन लाइफ की बात कर रहे हैं, जो पल्सिटिला में यहाँ पर एलन की नोट्स में लिखा हुआ है। यहीं पर ग्रेफाइटिस खोलो एक बार, एकदम अपोजिट पल्सिटिला का बताता हूँ। ग्रेफाइटिस में सेकंड ही लाइन पढ़ो, जो पहली सूटेड टू वुमेन है, सेकंड लाइन पढ़ो। What pulsatilla is at puberty, graphitis is at the climacteric। Climacteric means menopause,
यहां पर एलन कह रहे हैं जो पल्सिटिला प्यूबर्टी में है वही ग्रेफाइटिस मेनोपॉज में है, वो नेवर वेल सिंस प्यूबर्टी या नेवर वेल सिंस मेनोपॉज, यही वो ट्रांजिशनल इवेंट्स ऑफ लाइफ है। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर चीजों पे पर्टिकुलर चीजें समझना, पर्टिकुलर चीजों के बारे में इंक्वायर करना और हर एक डिटेल को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।